हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़ दोस्तों। तो गाइस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं चैप्टर नंबर 20 थी जो कि था गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। ठीक है, जिसका हम पार्ट 1 कर चुके थे। आज हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थोड़ा सा सपोर्ट आपका और आपका रहेगा, और जिससे क्या है, थोड़ा मैं मोटिवेट होती रहूँगी और मैं क्या है, सारी वीडियोस जो कि आती रहेगी। गाइस, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये किस किस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के क्या है, ये जो आपकी बुक है इसमें ऑलमोस्ट ये सारे जितने भी पेपर हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, इसलिए ये बुक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए दोस्तों, फिर बिना जो है अपना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जो पार्ट 2 है, और यही आपका क्या है लास्ट पार्ट भी होगा। इसके बाद क्या है, ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, फिर हम अपने जो है नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ लाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो गाइस, यहाँ पे हम क्या था कि जो इस चैप्टर के नोट्स हम कर चुके थे, प्लस हम 20 क्वेश्चन के अराउंड कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या है गाइस, यहाँ पे देखिए 21 क्या कहता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गाइस, हम जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए, देखा गोपाल कृष्ण गोखले जो है राजनीतिक दर्शन में सच्चे क्या थे, उदारवादी थे। ठीक है, वे संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान राजनैतिक उत्तेजना के बवंडर में नहीं हो सकता, और वे साध्य और साधन की पवित्रता में विश्वास करते थे। इसका मतलब गाइस क्या है, साध्य और साधन। ठीक है, साध्य मतलब जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपकी मंजिल है, वहाँ वो आपकी पवित्र होनी चाहिए, प्लस वहाँ पहुँचने की जो मंजिल है वो भी आपकी पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और फिर लिखा है कि गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होगा गांधी जी ने क्या किया, उन्हें अपना कौन सा गुरु माना, गाइस राजनीतिक गुरु माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, गाइस क्या था। इसमें लिखा है कि जन कल्याण के लिए सक्रियता, मतलब वो जो जनता है उसके कल्याण की बात करते थे। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। मतलब दो चीज़ों के लिए, एक क्या हो गया, सामाजिक उत्थान हो लोगों का और जन कल्याण हो। इनके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, इसकी सारी की सारी जो शक्तियां होती हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जैसे आज हम देखते हैं कि कुछ आपकी होती है सेंट्रल लेवल पे, फिर होती है कुछ स्टेट लेवल पे, कुछ होती है लोकल लेवल पे, यानी कि पंचायत नगर पालिका के पास। ठीक है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम विकेंद्रीकरण, ना कि सारा का सारा सेंट्रल यानी कि केंद्र स्तर पर होती है। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायत को अपने गाँव का जो है प्रबंध और जो प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा नोट्स में पढ़ चुके हैं, थोड़ा डिटेल में, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसमें लिखा गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता में नहीं, मतलब उसमें नहीं है। तो यहाँ लिखा है सत्ता, यानी कि वो राज्य की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता है, धर्म है, मानवता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श जो है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं रखते थे। वे राज्य विहीन समाज यानी कि क्या, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। चलिए फिर लिखा, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, मतलब किसने सत्याग्रह शब्द कौन लाया था गाइस। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। आइए आगे बढ़ते। इसमें लिखा महात्मा गांधी के जो भतीजे हैं कौन है, मगनलाल गांधी द्वारा क्या है, सदाग्रह शब्द का प्रयोग। गाइस यहाँ पे ये जो है आपका काफ़ी नया है, यहाँ कुछ नया मिलेगा पढ़ने को। तो जो इसमें है मगनलाल गांधी, उन्होंने सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया था, जिसमें उनको क्या मिला था, पुरस्कार। ठीक है, तो सदाग्रह शब्द का अर्थ क्या है गाइस, सत्य और दृढ़ता से लिया गया है, और बाद में गांधी जी ने इसे सुधार कर क्या करा, सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित कर दिया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो गाइस किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। चलिए, तो यहाँ लिखा है सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है क्या है गाइस, इसमें लिखा है कि सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया, और ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था और जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा है चंपारण आइए चंपारण आंदोलन कब होता है, 1917 में होता है। भारत में गांधी जी का प्रथम क्या था, ये सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में क्या होता है, बिहार के चंपारण के में प्रचलित क्या तिनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप क्या होता है, इस सत्याग्रह का प्रारंभ होता है। तिनकठिया पद्धति क्या है, एक बार देख लेते हैं। इसने कहा था कि 3/20 भाग होता है, ठीक है। खेत के 3/20 भाग में क्या होता है, आपको नील की खेती करनी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे, ठीक है, वो किसानों से करवाते थे और मजबूरन उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था। और क्या है कि अपने इतने खेत में क्या है कि नील की खेती करनी होती थी और वो नील क्या होता था, भारत से निर्यात होता था, कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसी को बोला गया था तिनकठिया प्रथा। तो लिखा है चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में कौन सा, देखिए जो चंपारण होता है, चंपारण के बाद कहाँ होता है, अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है। फिर 1918 में ही क्या होता है गाइस कि खेड़ा में भी किसानों की जो फसल होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, लेकिन उनको जो है लगान में छूट नहीं मिलती, कर में छूट नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यात है कि महात्मा गांधी द्वारा रोलेक्ट सत्याग्रह के प्रारंभ के वर्ष क्या होता है, 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चंपारण, हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे। तो गाइस किसके लिए जाने जाते थे, आइए देखते हैं। ए आंसर है इसका, लिखा है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। किसके लिए गाइस, निष्क्रिय विरोध के लिए। तो यहाँ लिखा है कि गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को क्या निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर क्या बोला, सत्याग्रह शब्द का यूज किया। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध इसमें अंतर किया है। देखिए अब अंतर क्या है, जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो क्या है, राजनीतिक अस्त्र है, और अगर हम बात करें सत्याग्रह तो वो क्या है, आपका नैतिक शक्ति है। तो गांधी जी के अनुसार जो है सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना कि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित में से किसने कहा था, क्या विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ क्या है, सर्वोत्तम व्यवहार है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या बाजार मानता था। तो क्या मानता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। मतलब देखिए क्या होता था, सपोज कि इंडिया है और ये है ब्रिटेन, तो यहाँ मिलता था आपको कच्चा माल। तो जो कच्चा माल होता था वो भारत से क्या होता था, निर्यात होता था आपका ब्रिटेन में, और यहाँ क्या होता था, निर्मित वस्तुएं बनती थी, मतलब फाइनल गुड्स बनती थी, ठीक है। तो अभी फाइनल गुड्स के लिए अब आपको इन्हें बेचने के लिए चाहिए बाजार। तो इन्हें पता था यार भारत में पैसा है, आप इसे जो है भारत को, इंडिया को क्या है, एक बाजार के रूप में विकसित कर सकते थे। तो भारत बन गया था निर्मित वस्तुओं का बाजार, ठीक है। तो यही लिखा है। तो मतलब वस्तुएं कहाँ से आ रही थी, सारी ब्रिटेन से आ रही थी। चलिए लिखा है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का क्या है कालक्रम, मतलब कौन सी पहली हुई, उसके बाद कौन सी हुई, तो उसके बाद कौन सी हुई। तो वैसे हम जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, मतलब ये जो है आपका क्रम है 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये आप थोड़ा सा देखिए। चंपारण 1917 में होता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो होती है 1918 में होती है, लेकिन फरवरी में होती है। और जो खेड़ा है वो 22 मार्च 1918 में होती है। असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 22 तक होता है, ये आएगा आगे हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे लेकिन निम्नलिखित में से गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो गाइस हम देखते हैं कि 1917 का चंपारण सबसे पहला था, ठीक है दोस्तों। तो ये पढ़ने का काम है आपका। हालांकि इसकी कहानी मैं बता चुकी हूँ
प्लस आप देखिएगा नोट्स में हम ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन गांधी जी के बारे में सही है। तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ, राजकोट से प्रारंभ की थी। ओके। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह हो गया था 13 वर्ष की आयु में। ठीक है। उन्होंने विधि का जो है अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। ठीक है। वे रस्किन की पुस्तक क्या अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक है। तो गैस हम कितना जानते हैं, तो इसमें सारा ही सही है गाइस। देखिए इसमें कुछ नया नहीं है और इसमें सारी चीज़ें सही हैं। तो लिखा है कि जो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ, गुजरात पोरबंदर में हुआ था। और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी गाइस कहाँ पे, राजकोट में। और 13 वर्ष की आयु में उन्होंने कस्तूरबा गांधी से क्या है विवाह किया था। अनटू द लास्ट द इनर टेम्पल लंदन में उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी, यानी कि लॉ से रिलेटेड पढ़ाई करी। अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू दिस लास्ट जो है रस्किन की पुस्तक थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कौन, गांधी जी। फिर लिखा है महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं क्या, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। तो इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या था। तो वो क्या था इस लिखा है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में है, यानी कि सर्वोदय, राइट। नहीं, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में है। तो गैस यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अनटू द लास्ट पढ़ी थी उन्होंने, किसकी पुस्तक थी, रस्किन। ठीक है। और ये कब पढ़ी थी, जब ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ जा रहे थे तब। लिखा है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि इस पुस्तक ने उनके जीवन में को परिवर्तित कर दिया। ठीक है। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया था। ठीक है। तो उसमें जो प्रमुख थी उन्होंने उसमें था कि व्यक्ति का जो कल्याण है वो सबके कल्याण में निहित है। लिखा है कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही। तो इसमें लिखा है कि रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से, इन सभी से। देखिए इन सभी से उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें सीखी हैं। ठीक है। किस से, थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय। आइए देखिए किससे क्या सीखा है। तो थोरो से उन्होंने क्या सीखा है, सविनय अवज्ञा, करबंदी की प्रेरणा। रस्किन से उन्होंने क्या सीखा है, शारीरिक परिश्रम का आदर करना। और जो टॉल्स्टॉय हैं उनसे क्या सीखा है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ठीक है। ये था चीज़ें। तो ये उनके अहिंसक जो असहयोग का आधार बना, किनके, गांधी जी के। लिखा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो देखिए इसमें लिखा है स्वदेशी आंदोलन। ये होता है कब होता है, स्वदेशी आंदोलन तब होता है जब बंगाल विभाजन हो जाता है। ठीक है, 1905 में। तो गैस हम जानते हैं गांधी जी 1915 में भारत आए थे। ठीक है। हालांकि 1901 में भी वो भारत आते हैं लेकिन वो वापस चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो जो 1905 वाला हिसाब किताब है ना, स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल विभाजन होता है, तो गैस यहाँ पे गांधी जी नहीं थे। ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या, गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था और उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। शेष 3 आंदोलनों में तो गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया ही था। बाकी कौन से थे, खिलाफत आंदोलन, व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें तो गांधी जी थे। सॉरी गाइस, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें लिखा है निम्न सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो गाइस अभी हमने क्या देखा, ओके, तो यहाँ लिखा है बारदौली। ठीक है। इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बाकी कौन कौन से थे, देखा है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा और खेड़ा आंदोलन, ये इसमें तो थे गाइस। तो आइए बारदौली का देखते हैं हिसाब किताब क्या है। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो 1942 में, इन सब का नेतृत्व किया है। जबकि बारदौली जो होता है 1928 में, इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या मिलती है, न्यू, जो हम पढ़ते हुए नहीं आए हैं इसके नोट्स में। लिखा है निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है। तो लिखा है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया इन्होंने, ये भी बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो गाइस एक मिनट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया। तो गाइस ये तीनों ही सही थे। ठीक है। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए उनके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो सभी विकल्प सही है। चलिए, लिखा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो गाइस किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
तो हालांकि इसमें कुछ व्याख्या ऐसा लिखा नहीं। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो गाइस किसने जोड़ा था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने जोड़ा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा था। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो वैसे इसमें कुछ नहीं लिखा है, बस वही लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा था, तो ये उपाधि उन्होंने दी थी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो आंसर है इसका सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट हमारा है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारे लाल। तो 2-3 नाम हमने पढ़े थे गाइस, तो कौन थे? प्यारे लाल, ठीक है। इनकी बहन थी जिनका नाम था डॉक्टर सुशीला नैयर। गांधी जी की क्या थी? व्यक्तिगत चिकित्सक थी। और प्यारे लाल ने गांधी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। फिर लिखा निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे 2-3 नाम है, देखिए खेड़ा हमने देखा था, बिल्कुल था उसमें, ठीक है। और असहयोग आंदोलन में भी थे, राजकोट सत्याग्रह में भी थे। ये वाईकॉम सत्याग्रह गाइस इसमें नहीं थे। आइए देखते हैं क्या है इसमें लिखा है वाईकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा, राजकोट सत्याग्रह और क्या है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह कब होता है आपका? 1939 से संबंध में गांधी जी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हो गए। तो गाइस यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें क्या मिली है? नहीं मिली है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में जो है, देखिएगा ये क्वेश्चन तो आपका ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है नहीं, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है तो इन्हें क्वेश्चन बनाना था, इन्होंने बना दिया। तो प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, तो इसका आंसर है 20 दिसंबर 1920 में। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन कब होता है? 20 दिसंबर 1920 को होता है, को रायपुर स्थित क्या धमतारी में हुआ था। और इसके अतिरिक्त 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ पे वो आए थे। तो गाइस जो छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए तो ठीक है ये क्वेश्चन, बाकी को इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। गांधी जी के निम्नलिखित तो गाइस इस क्वेश्चन से आप ये सीख सकते हैं, तो बाकी जो स्टेट्स हैं उसके लिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप अपने अपने स्टेट्स का देखिएगा। लिखा गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक क्या थे? शिक्षक थे। तो गाइस JB कृपलानी। चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं, IAS का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है गांधी जी के अनुयायियों में JB कृपलानी जो थे पेशे थे केवल शिक्षक थे, ठीक है। शेष अन्य जो हैं पेशे के रूप में क्या है? वकालत के कार्य को चुना था। अन्य कौन है गाइस? एक है आपके NM सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस देखिए ये तीनों क्या थे? वकील थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है IAS लेवल का, तो थोड़ा सा अलग है, नहीं आप कर पाते या आप कहते हैं यार मुझे तो इतने सारे नाम नहीं पता, ये सारे नाम, तो इसमें पैनिक करने की भी बात नहीं। अगर आप एक स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो कई क्वेश्चन आपको IAS कैसे मिल जाएंगे या दूसरे स्टेट्स कैसे मिल जाएंगे जिसको आप नहीं कर पाएंगे, तो इसमें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखा है राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए क्या है शिक्षक कार्य में भी किया था, लेकिन क्या होता है वे वकील ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ लिखा उद्योगपति उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC, ठीक है AICC के जो है खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए थे। तो गाइस देखिए एक तो ये है बिहार PCS का क्वेश्चन, ठीक है। 1905 बिहार। लिखा है सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी थे और वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। 1923 में उन्होंने झंडा सत्याग्रह में भी भाग लिया था और 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हो गए जेल गए थे। तो कैसे ये सेम ही है जो हम नोट्स में पढ़ते हुए हैं, कुछ नया है नहीं इसमें। तो इसमें लिखा है भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर, तो नाम वही है, जमनालाल बजाज की बात हो रही है। तो भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेस महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, तो ये कौन थे? यही थे, ठीक है, जमनालाल बजाज थे। लिखा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो गाइस कौन थे? यहाँ लिखा है रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज, तो ठीक है दीनबंधु एंड्रयूज की उपाधि भी मिली थी इनको। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है? चार्ल्स एंड्रयूज। तो यहाँ लिखा है दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका क्या है? गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से उनके घनिष्ठ संबंध थे और ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में महात्मा गांधी के साथ रहे थे। तो गांधी जी ने ही
गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी जो है निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। और एंड्रयूज वर्ष 1925 से लेकर 1927 में क्या है ऑल इंडिया जो है ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ क्या है एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। तो वैसे इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं था जो हमने नोट्स में नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने सारी चीज़ें नोट्स में पढ़ी हैं। अब यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। कारागार को गांधी जी ने किसका मंदिर का नाम दिया था, तो गाइस किसका, यरवदा जेल। आइए पढ़े। तो यरवदा कारागार कहाँ है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। गांधी जी को एक वर्ष यानी कि 1930 में क्या है बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी जो है साबरमती के आश्रम वासियों का प्रयोग सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे, ठीक है। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने जो है अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा जो कारागार था कारागार, ठीक है, कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। फिर लिखा है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, लिखा है कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल सही है। देखिए 1934 में क्या होता है, वो कांग्रेस से क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं 1934 में, ठीक है। फिर कांग्रेस के ये औपचारिक रूप से सदस्य नहीं रहे, लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक परिदृश्यों पर इनका क्या है शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा हमेशा के लिए। फिर लिखा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो गाइस ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मृत्यु कब हो रही है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। और उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे गाइस कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। तो गाइस ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं नोट्स में। फिर लिखा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स क्या कर किसने संबोधित किया, तो लिखा है माउंट बेटन ने। तो ये आगे की कहानी गाइस ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा है नोट्स में। तो इसमें लिखा है माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी और कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वे काम गांधी जी ने कर दिखाया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वे भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि भैया अपने कान खुले रखो, मुंह अपना बंद रखो। जब 1915 में गांधी जी भारत आते हैं तो 1916 में जो भी कहानी चलती है वहाँ पे गांधी जी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। हाँ 1917 में देखिए चंपारण होता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, भैया एक साल एक काम करो, मुंह अपना बंद रखो, सिर्फ कान खुले रखो और मुंह बंद रखो। तो जो उनके राजनीतिक गुरु थे गाइस कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने ही कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है इसकी कहानी, आयत अगर हो तो पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोखले ने महात्मा गांधी को आदेश किया था कि भारत में प्रथम वर्ष मतलब 1915 में आए थे, तो 1915 से एक साल मान लेते हैं। तो क्या होता है, उन्होंने ये वाली लाइन जो है बोली थी। फिर लिखा है कि गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है भारतीय राजनीति पर प्रवेश के पहले एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी, तो गाइस किसने दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। तो लिखा है 1915 में गांधी जी जो है आपके अफ्रीका से भारत वापस लौटने के पश्चात या जो गोखले हैं उन्होंने कहा था कि एक वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी उन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, तो ये कहा था किसने, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। तो गाइस क्या साधन और साध्य का हिसाब किताब क्या है एक बार समझिए। सपोज कि मेरा एम है कि मैं जो है एक साल में 10 लाख रुपए कमाऊँ, ठीक है। लेकिन हाँ ये तो मेरा एम है, यानी कि ये आप कह सकते हैं साध्य, ठीक है। तो ये मेरा साध्य है यानी कि ये पवित्र होना चाहिए, प्लस साधन यानी कि यहाँ तक पहुँचने का जो मेरा रास्ता है वो भी मेरा पवित्र होना चाहिए, गलत तरीके से मैं यहाँ तक ना पहुँचूँ, ठीक है। तो ये गांधी जी ने कहा था। और ऐसा कौन मानता था गाइस, गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे वो भी ऐसा ही मानते थे। लेकिन निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि
इन्होंने कहा जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता। तो ये भी कहते हैं महात्मा गांधी। तो इसमें लिखा है महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे और उनका मानना क्या था कि नैतिक विहीन राजनीति जो है राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, ठीक है, वे राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे। ठीक है, क्या थे? राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कहानी। तो यहाँ पे लिखा है कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद दूसरा प्रयोग कब किया था? 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध जो है संघर्ष हुआ था। फिर प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु जो है विकल्प में चंपारण का नाम न होने के कारण क्या होता है? अहमदाबाद वाला जो है आंसर आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले देखिए ये जो इसके विकल्प है उसमें चंपारण है नहीं, इसलिए अहमदाबाद वाला विकल्प है। तो अहमदाबाद में क्या होता है गाइस कि जो है मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर हो जाता है विवाद। ठीक है, तो गांधी जी ने 3 दिन के अनशन के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं और उन्हें बोनस देना पड़ता है। चलिए, लिखा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की जो हड़ताल होती है ना गाइस, कॉटन मिल मालिकों और जो है मजदूरों के बीच, उसमें। फिर लिखा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला क्या है जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। आइए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह, यानी कि क्या है गाइस ये BHU के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। फिर लिखा है गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? चलिए इस व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसकी क्या है। तो यहाँ लिखा है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन, तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। ठीक है, फिर लिखा है चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन में क्या 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग यानी कि 3 कठिया पर नील की खेती हेतु जो है अंग्रेज द्वारा जो है बाध्य किया गया। तो इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर क्या है अंग्रेज किसानों पर जो है अंग्रेज क्या करते थे? किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग जो है 40 प्रकार के कर जो है थोप दिए गए थे। तो बिहार के एक किसान थे, क्या नाम था उनका? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तो गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान कहते हैं राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए। ठीक है, और किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया और जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ और गांधी जी भी इसके सदस्य थे और इस कमेटी के प्रतिवेदन पर क्या होता है? 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। तो बस 80 के आसपास कुछ क्वेश्चन है, 60 पे हम पहुंच गए, थोड़े से और बचे। यहाँ लिखा है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ठीक है, तो गाइस जो अहमदाबाद में हुआ था वो कॉटन मिल मालिक और मजदूरों के बीच था। तो देखिए गाइस यहाँ पे डी आंसर है मजदूर। तो लिखा जो है चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला जो प्रयोग था वो कहाँ? 1918 में कब होता है? कहाँ होता है? अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद के हस्तक्षेप करना था। ठीक है, तो इस विवाद में क्या? प्लेग बोनस को लेकर चल रहा था विवाद। ठीक है, जो प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिकों ने समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो प्रकोप जो होता है प्लेग का वो हो जाता है यहाँ पे खत्म। तो उसके बाद मालिक क्या करना चाहते थे? ये जो बोनस है उसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा, मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए और मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के
अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी जो है बात मान ली थी। 35% बोनस जो है मजदूरों को दिया गया। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है। तो कई सभी हमने जो देखा अहमदाबाद संघर्ष। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो गाइस मजदूरों के लिए किया गया था। तो यहाँ लिखा है कॉटन मिल कामगारों के लिए, ठीक है, यानी कि कॉटन मिल या सूती मिल एक ही बात है गाइस। फिर लिखा है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है। तो गाइस क्या है, दक्षिण अफ्रीका 1903। देखिए क्या लिखा है, गांधी जी ने वर्ष 1903 में जॉन्सबर्ग ने अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां उन्होंने 1910 तक वहां पे रहे थे। तो गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। विकल्प में दिए गए शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जॉन्सबर्ग में ही थे, ठीक है, 1903 की बात है गाइस। फिर लिखा है कि गांधी जी गांधीवादी आदर्श अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो लिखा है वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है, बाकी हम एक बार देख लेते हैं। लिखा है वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ओके। तो केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ओके। तो वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ओके। तो ये भी सही है, वो नहीं चाहते थे भारत में ऐसा कुछ मशीनीकरण के पक्षधर होते। तो क्या होता है, वो चाहते थे वो किसके जो कुटीर उद्योग होते थे ना गाइस, उसको उस पर ज़्यादा बल देते थे, क्योंकि ये गरीबों से जुड़ा हुआ था। छोटा आदमी भी ये कर सकता था कम पैसों में, ठीक है। और डी इसमें लिखा है कि कौन सा गलत है बताना है। तो वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, गलत। वो कहते थे भैया वहाँ ठीक है, पर भारत में ठीक नहीं है। तो यहाँ लिखा है गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि, वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, ठीक है। तो इस बात के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ की मशीनीकरण के विरोध नहीं किया था। उन्होंने भारत के लिए जरूर करा था, अमेरिका के लिए नहीं। तो लिखा है एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्य का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। देखिए कुटीर उद्योग यानी कि छोटे छोटे उद्योग हैं जो आसानी से छोटे लोग लगा सकते हैं, गरीब लगा सकता है, ठीक है। कमी पूंजी में क्या है, वो अपना काम चला सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है गांधी जी के अर्थनीति की जो अर्थनीति सही तरह से शोषण का विरोध करती थी, और चाहे वे शोषण देश के भीतर एक वर्ग का दूसरे वर्ग का हो या फिर बाहर से हो रहा हो, मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग पे कर रहा हो या कोई बाहर से कर रहा हो, गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके, और इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुत्थान करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वो भूख से पीड़ित ना हो। तो इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे कि छोटे छोटे उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। तो इससे गांधी जी का मानना था कि जो गरीब हैं, गरीब और शोषितों के आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए इसमें मदद मिलेगी। फिर इसमें लिखा है गांधी जी का नवाचार, गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है इस क्या है, कम निवेश में अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ठीक है। तो कुटीर उद्योग कुछ ऐसे ही था दोस्तों। तो इसमें गांधी जी का जो नवाचार है उसका तात्पर्य यही है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ये शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर लिखा है प्रहात एवं R.A. माशेलकर द्वारा प्रयोग की गई थी। फिर लिखा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो इसमें क्या क्या है, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, सविनय चंपारण। तो गैस इन सब में सबसे पहले होती है चंपारण, ठीक है। असहयोग आंदोलन गैस 1920 और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई थी, ठीक है। ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। बाकी चीज़ें देखिए अभी वही तीन गठिया प्रथा, चंपारण, इन सब के बारे में, ठीक है दोस्तों। बाकी चीज़ें जो आएंगी आगे के चैप्टर्स में आ जाएंगी। फिर लिखा है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया था। तो गाइस कौन थे, राजकुमार शुक्ल, ये भी किसान थे। फिर लिखा है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो गाइस कौन थे, राजकुमार। इंडिगो के किसान, इंडिगो मतलब गाइस ये कलर की बात हो रही है, नील किसान जो थे। फिर
फिर लिखा है चंपारण में 3 गठिया प्रथा का तात्पर्य, मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना। फिर लिखा है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो वैसे आप सब जानते हैं आंसर। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था क्या, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो वैसे 80 के आसपास क्वेश्चन है, देखिए हम कहाँ पहुँच गए। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो वह 3 गठिया से। वैसे यहाँ थोड़ा सा फेड हो गया कलर, मतलब जो भी है टेक्स्ट, बिकॉज मे बी फोटो अच्छी नहीं आई होगी इसलिए। लिखा चंपारण जनपद में 3 गठिया प्रथा का तात्पर्य था, तो वैसे क्या था, 3/20 जो भूभाग था उसमें नील की खेती करना। फिर आता है 3 गठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था, तो किसकी खेती, एक तो चंपारण में नील की खेती से। फिर गैस यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण के आने और कृषकों की समस्या, चंपारण में आने कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। ओके। फिर लिखा है चंपारण जांच में जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। ठीक है, तो गैस इसका आंसर है 2, मतलब केवल 2 सही है। जो पहला है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, राजकुमार शुक्ल ने उन्हें जो है महात्मा गांधी को आने के लिए मनाया था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या है इसमें देखिए क्या लिखा है, तो किसने, पंडित राजकुमार शुक्ल ने बनाया था उन्हें कि वो चंपारण आए, किसानों की समस्या को सुनो और उसका समाधान करें। ठीक है, तो उनके सहयोगियों की अगर बात करें तो जेबी कृपलानी थे, बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे आपका, CF एंड्रयूज थे आपके, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, राजकिशोर प्रसाद थे, HS पोलाप थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का जो है साथ दिया था, तो वैसे इसमें है C राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये जो 2-4 नाम है आपको याद करने पड़ेंगे और याद हो भी जाएंगे, 3 बार पढ़िए सब याद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था, तो आंसर है इसका गाइस D। तो लिखा है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो किसके, तो जो नील इसमें आंसर है B, यानी कि नकदी फसल। देखिए गाइस, नकदी फसलें क्या होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, एक होती है आपकी जो जैसे गेहूँ चावल, ये आपकी भोजन के लिए होती हैं गाइस। ठीक है, लेकिन जो नकदी फसल है यानी कि आप अधिकतर उसको उगाते हो बेचने के लिए और जो है आर्थिक लाभ कमाने के लिए। तो जो नील की खेती होती थी वो एक नकदी फसल है। जैसे हम आज बात करते हैं कि गन्ना है, कॉटन है यानी कि कपास है, ठीक है, चाय है। ठीक है, तो गाइस ये सारी क्या है आपकी नकदी फसलें हैं, तंबाकू है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस वक्त की बात करें तो यहाँ पे नील थी, कॉटन होता तो कॉटन भी आप कहते। लिखा है चंपारण आंदोलन 1907 मुख्य रूप से क्या है, नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 गठिया व्यवस्था, तो वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वही सब है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, पॉज करिए वीडियो को और पढ़ लीजिए। एक्चुअली क्या है, बड़ी वीडियो बनाने पर गई एक चीज़ और है कि जो डेटा जो है बच्चों का ही जाता है। ठीक है, तो जिनके वाईफाई है ठीक है, जिसके पास लिमिटेड डेटा है तो उसके लिए बड़ी वीडियो बेकार होगी। तो इसमें लिखा है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया, तो वैसे किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। आइए देखिए क्या है ये। तो इसमें लिखा है प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया। तो गांधी वस्तुतः जो है औद्योगिकरण और जो मशीनीकरण है उसके विरोधी थे। तो उन्हें क्या पसंद था, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन वो करते थे। ठीक है, जिसके साथ क्या होता है, ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना गया। तो इन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्यमों को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा भैया अगर मशीन आ गई तो लोग क्या करेंगे, तो और लोगों को क्या है, अगर लोग काम करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो वो चाहते थे लोग काम करें, कुटीर उद्योगों में लोग काम करते हैं, मशीनीकरण हो जाता है तो गाइस मशीनें बहुत सारे लोगों का काम छीन लेती हैं। ठीक है, तो अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके ऐसा वो चाहते थे। तो उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी जो है आर्थिक इकाई थी जहाँ के निवासियों की सभी आवश्यकताएँ वहीं के उत्पादों से पूरी हो सके। ठीक है, अब वहीं पे कुछ ऐसा उत्पाद बनाओ और वहाँ के निवासियों की आवश्यकताएं वहीं से पूरी हो जाएं। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, तो गाइस नाम लिखा है राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जयशंकर नारायण और क्या है अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो गाइस कौन थे, जयशंकर नारायण, तो ये नहीं थे। बाकी हम नाम सब पढ़ चुके हैं तो आप इसका आंसर जानते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का जो है सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो गाइस देखिए महात्मा गांधी तो थे। ठीक है, तो हमने इसके नाम तो नहीं पढ़े, चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन थे। तो गैस इसमें कौन कौन थे, DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदानी। गैस ये नया है बिल्कुल, हमने इनके नाम नहीं पढ़े थे, आज यहाँ पे पढ़े हम। राज हरि प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी, ये सारे थे।
ठीक है। इस आगे बढ़ते लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात जो है महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गाइस कौन सा था जो प्रथम सत्याग्रह था? वो था आपका सफल सत्याग्रह चंपारण का था। आइए देखिए यहाँ लिखा है कब आते हैं गांधी जी? 1915 में आते हैं। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें भी गाइस ठीक है। तो इन्हें कौन बुलाता है? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। अब यहाँ पे क्या है? इसमें लिखा है 19वीं शताब्दी के समाप्त होते होते जर्मनी से रासायनिक रंगों अब क्या होता है? चंपारण में नील की खेती के लिए होता है गाइस 3 गठिया प्रथा। हमने पढ़ा सब कुछ कि 3/20 भाग पे नील की खेती करना। ठीक है। ऐसी जो मांग थी ना, यानी कि कच्चे माल की ज़रूरत थी किसको? यूरोपियन कंट्रीज़ को थी। ठीक है। तो वो नील जो है भारत से जो है अपने आयात करते थे। अब देखिए क्या हुआ कि 19वीं सदी के समाप्त होते थे जर्मनी के रासायनिक रंग, अब यहाँ क्या हो गया? रासायनिक रंग ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप क्या होता है? चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक जो होते हैं नील की खेती बंद करने के लिए जो है विवश हो जाते हैं। यानी कि जो अब चंपारण में नील की खेती होती है वो बंद करनी होती है। ठीक है। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। तो गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर दिया? मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी अववाबों यानी कि करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। ठीक है। किसानों के इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। देखिए गाइस क्या होता था कि जैसे सपोज़ कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो उनको चाहिए होता था नील, राइट? तो यूरोपियन कंट्रीज़ को चाहिए होता था नील, तो ये कहाँ से लेते थे? भारत से वहाँ तक नील जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे बिहार में ये सब काम चल रहा था, नील की खेती हो रही थी। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे नील की जगह क्या आ जाते हैं? केमिकल कलर्स आ जाते हैं। ठीक है। तो जब कलर्स आ जाते हैं, केमिकल कलर्स आ जाते हैं, तो अब इन्हें नील की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ अंग्रेज़ तो जान गए थे भैया यहाँ इनको अब नील की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ जो किसान थे वो थे परेशान कि हम नील की खेती करेंगे नहीं। तो इन्होंने चालाकी दिखाई। इन्होंने कहा ठीक है, आप अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ठीक है, बिल्कुल हम आपको छुटकारा दे देंगे, बट आपको क्या है? पैसा देना पड़ेगा। इसके चक्कर में लगान देना पड़ेगा। लगान बढ़ाया, कर लगा दिए। तो हालांकि इन बेचारे किसानों को पता नहीं था कि अब उनको ही नील की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ खुद ही मना कर सकते हैं कि नील मत उगाओ, क्योंकि वो खरीदेंगे नहीं अब। लेकिन अब उन्हें पता नहीं था, तो वो क्या कर रहे थे? तो उन्होंने क्या करा? अनुबंध से छुटकारे के लिए लगान बढ़ा दिया, कर लेने लगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि विरोध होने लगता है। फिर महात्मा गांधी पहुँच जाते हैं चंपारण। फिर क्या? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया। तो गाइस किस में लिया था? तो चंपारण में लिया था। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो गाइस आप सब जानते हैं। ठीक है। तो लिखा है बिहार के कौन से स्थान में? तो गाइस ये क्वेश्चन भी आप पढ़िए, आंसर भी आप देखिए। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो गाइस किसने किया था? तो अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो ये किसानों से जुड़ा था, तो सही है। ये 3 गठिया प्रथा विरोधी के विरुद्ध जो है संचालित किया गया था। ठीक है। इसमें राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी ने इसमें गांधी जी के सहयोग दिया, ये भी सही है गाइस। चलिए आइए चौथा भी देख लेते हैं क्या है। तो 14 लिखा है यहाँ पे, ये प्रथम आंदोलन था जिसमें एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। देखिए इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ये संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ हुआ था। नहीं गाइस, ये होता है कि एक छोटी सी जगह होती है बिहार में, चंपारण से वहीं पे। तो गाइस इसमें कुछ नया नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा गलत। तो इसमें लिखा है रॉलेट सत्याग्रह 1919 था। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जो 1919 में रॉलेट सत्याग्रह वो पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो गाइस महात्मा गांधी थे। तो इसमें लिखा है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, जहां 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोग किसने दिया? उनका सहयोग किसने किया? राजेंद्र प्रसाद हो गया आपका, ब्रजकिशोर महादेव देसाई थे, नर हरि पारिक और जेबी कृपलानी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने जो है विरोध किया था? तो वह किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किया था। आइए देखिए क्यों किया था, ये नया हो गया कुछ। इसमें लिखा एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। ठीक है। जबकि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की। तो वैसे यहाँ पे थोड़ी सी जो वो है ना फोटो सही नहीं आई है, तो हालांकि मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। यहाँ लिखा है खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? ठीक है। तो कहाँ पे गाइस?
खेड़ा, खेड़ा में क्या कारण था? देखिए क्या होता है, अकाल पड़ने के बावजूद क्या होता है, प्रशासन में भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की जाती, तो यानी कि सही बात है ये। ठीक है, दूसरा लिखा है प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। ओके, तो गाइस जो दूसरा वाला है वो तो गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कहानी इसकी, इसमें लिखा है कि 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की जो है फसल हो जाती है नष्ट। ठीक है, तो जो लगान है उसमें कोई छूट नहीं मिलती, तो भू राजस्व की उगाही भी स्थगित नहीं होती है यहाँ पे। तो इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में क्या सत्याग्रह संगठित किया। और खेड़ा आंदोलन क्या है, खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण क्या होता है, किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, ठीक है, क्या क्या हो जाता है, अकाल पड़ता है और प्लेग ये सब फैल जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान हो जाते हैं, बिकॉज उनसे फिर भी क्या होता है, लगान यानी कि पैसा लिया जाता है, लगान लिया जाता है, भू राजस्व में कोई छूट नहीं होती है, तो लोग क्या होते हैं परेशान, तो गांधी जी को बुलाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है, आंदोलन हो जाता है, तो आंदोलन हो जाता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हो जाता है ये जो चैप्टर है वो हो जाता है ख़त्म। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर नंबर 23 हो जाता है ख़त्म। तो अभी कुछ ही, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी इसकी बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी हमारा कितना बचा है। तो हम 1918 पे पहुँच गए गाइस, हमें 1947 तक पहुँचना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम 1918 से 1947 पे भी पहुँच जाएंगे, 10 दिन शायद या 15 दिन, और ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आप बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, बाकी तो मेरा काम है, मैं अपनी तरफ से जो है वीडियो लाती रहूँगी। ठीक है, आप लोग को पसंद आती रहेगी। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि जितना आसान मैं बना सकूँ वीडियो को उतना आसान बनाऊँ। चलिए दोस्तों, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक के लिए अब लेते हैं आपसे अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।